हेलो एवरीवन। आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है ना। तो पहले आप देखिए होता कहाँ पे है, इसकी सिचुएशन क्या है। यहाँ पर देखिए आप, ये एक सेल है बेटा, और ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, दिस इज़ न्यूक्लियस, और ये ब्लैक, उसमें न्यूक्लियोलस है। ये देखिए न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस। इसी डायग्राम को मैंने ज़्यादा एनलार्ज करके यहाँ पे बनाया है ताकि आप ढंग से सही तरीके से देख सकें ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड देखिए बिल्कुल इसको कवर करता है, जो दैट इज़ दिस टाइप, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले इसका आप नाम समझिए, एंडोप्लाज्मिक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्म और एक्सोप्लाज्म के बारे में। एंडोप्लाज्म वो होता है जो इनसाइड होता है सेल के अंदर, मिडल में। साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो मिडल में रहता है, जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसको मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, याद है आपको। हाँ, एक चीज़ और नोट कीजिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में कि ये बैक्टीरियाज में होती है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। बैक्टीरिया होते हैं लार्ज, जिसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा हो, उसमें होती है ये, वरना ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये क्या था, ये एंडोप्लाज्मिक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्म के अंदर, यानी कि इस साइड पे। और ये जो किनारे पे होता है ना, यहाँ पे मैंने बताया था जस्ट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टोप्लाज्म होता है। सो ये है एंडोप्लाज्म इनसाइड। रेटिकुलम जो वर्ड आता है दैट इज फॉर नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाता है। यहाँ पे देखिए कितना नेटवर्क है। ये मैंने एक साइड बनाया है, इधर भी है इधर भी है। ठीक है, ये कवर करता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है वो कंटिन्यूस होती है इसकी मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, तो अब आप समझिए इसका जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं। दिस इज न्यूक्लियस। ये एक्चुअल में यहाँ से इसको काट दिया गया है, ये ट्रांसवर्स प्लेन है, एक सेल को बीच में से काट दिया गया है। ये आपको हाफ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही ये भी कट गया है ऊपर से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा यहाँ पे देखिए, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस, आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम की फॉर्मेशन। राइबोसोम वो स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है सेल में। ठीक है, सो ये है न्यूक्लियस। और ये जो आपको डॉटेड से दिखाई दे रहे हैं, दिस इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। मतलब न्यूक्लियर जो एनवलप है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, जिससे अंदर कुछ भी बनेगा, जैसे कि न्यूक्लियस ने राइबोसोम बनाया, वो इनसे बाहर निकल जाता है और बाहर आके यहाँ पर अटैच हो जाता है। ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम्स है, ये डॉट। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, तो ये न्यूक्लियर पोर जो होता है, यहाँ से क्या निकल जाता है, राइबोसोम बाहर निकल जाता है। और यहीं से और भी जो जैसे मॉलिक्यूल है एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए, डीएनए होता है न्यूक्लियस में, वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, वो मैसेज देता है प्रोटीन बनाने के लिए, वो भी न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल आता है और फिर जाकर राइबोसोम पे अटैच हो जाता है, ताकि क्या बन सके, प्रोटीन। ठीक है बेटा, सो दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप दैट यू कैन सी। ये न्यूक्लियस है एज ए होल। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आप, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। इधर देखिए मेरे हाथों की तरफ बेटा, एक इसके ऊपर फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे स्टैक्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे स्टैक्स। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा। इसको हमने ऐसे कट कर दिया तो हमें ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये एक कैविटी दिखाई देती है अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक कैविटी होती है यहाँ पर। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट जो ऐसे है, इसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं, सिस्टर्ने। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है ट्यूबुलर पार्ट, और सिस्टर्ने के अंदर आपको ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है दैट इज ल्यूमन, जिसको मैं सिस्टर्नल स्पेस भी बोल सकता हूँ। ठीक है, इसको कट कर दिया सिस्टर्ने को, तो अंदर क्या दिखाई देगा, ये कैविटी दिखाई देती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये कैविटी है ग्रीन कलर में जो आपको दिख रही है, जिसको मैं ल्यूमन बोल रहा हूँ या सिस्टर्नल स्पेस बोल रहा हूँ। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा एक्टिव सेल होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव, जैसे कि लीवर के अंदर, उन सेल्स में ये ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर आपको ये डॉट दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एक्चुअली राइबोसोम्स। इसलिए ये रफ सरफेस हो जाती है इसकी, राइबोसोम्स की वजह से।
लेकिन इसी के वो पार्ट जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादा येलो कलर में, इस पे कोई भी राइबोसोम नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा। और यहाँ पर देखिए एक ये पूरा कैविटी है, एक पूरा सिस्टर्ने है ये, फिर एक ये है, फिर एक ये है, और ये एक के ऊपर एक स्टैक लाइक ऐसे रखे हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जिससे कनेक्टेड है ना, ये देखिए ये पार्ट, ये इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से इसको और इसको यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है। ये पार्ट को हम बोलते हैं रैम्प्स। दीज आर नोन एज रैम्प्स, और पर्टिकुलर नाम है टेरासाकी रैम्प्स, इनको हम बोलते हैं। ठीक है, जो इनको कनेक्ट करता है। ठीक है बेटे, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए आप, जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जस्ट आउटसाइड द, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ बेटे, यहाँ पे आप क्लियर हो जाएगा आपको ये ज़्यादा अच्छा। जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल a network of membranous fold called the endoplasmic reticulum is present। न्यूक्लियस के जस्ट आउटसाइड। और ये जो इसकी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ना आपको, ये मेम्ब्रेन भी एक्चुअल में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो कि ये वाली मेम्ब्रेन है ना जो हमने पढ़ी थी, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। और ऐसी ही सेम मेम्ब्रेन ये भी है, बस फर्क इतना है कि बेटा ये थोड़ी थिक होती है और ये थिन होती है। ठीक है, तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ते हैं। इट्स अ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, ये स्टैक्स मैंने आपको बताया था, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स रखे होते हैं, स्टैक्स। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है सिस्टर्न जिसको मैं बोल रहा था, वो ये स्टैक्स है बेटे। ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्यूब्यूल्स हैं, इसको मैंने यहाँ पे बनाया है, ये देखिए, ये ऐसा होता है। ट्यूब्यूल्स के ऊपर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है, इसलिए वो रफ नहीं है, इसलिए वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो है ये रफ में मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, स्मूथ है सरफेस उसकी, उसमें ट्यूब्यूल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर ट्यूब्यूल्स कम है, लेकिन है पर कम है। फिर आती है बारी वेसिकल्स की। वेसिकल्स के बारे में देख लीजिए आप, ये भी स्मूथ हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। वेसिकल फ्रीली मिल सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इसके अंदर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर हो, यहाँ पर भी वेसिकल्स मिल सकते हैं। ठीक है बेटे, अब मैं आगे इसको समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। तो अभी हम पढ़ रहे थे, फिर से आते हैं। इट्स अ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक्स ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, जो तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन किया। द मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, अभी मैंने आपको बताया था, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सेम है जैसे कि प्लाज्मोलिमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पर उससे थिन होती है। इसको डिस्कवर किया था 1945 में ए क्लाउडे ने और के पोर्टर ने। ये पोर्टर ही थे जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया है। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, एंडोप्लाज्म जो एंडोप्लाज्म में मिलता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, द स्ट्रक्चर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एंडोप्लाज्म ओनली। आप ये याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सेल्स में। देखिए एक चीज़, जो सेल्स मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव होंगी, फॉर एग्जांपल लीवर सेल्स, मसल सेल्स या पैंक्रियाटिक सेल्स, जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा बीटा सेल्स होती हैं मेनली ये, तो इनके अंदर क्या होता है, ये ज़्यादा डेवलप होता है। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ तक ज़रूरी नहीं है, ये स्ट्रक्चर बढ़ता बढ़ता प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी पहुँच सकता है, इतना डेंस हो सकता है ये। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एंडोप्लाज्म ओनली। इन सम सेल्स इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज न्यूक्लियर एनवेलप तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इट इज नॉट फाउंड इन आरबीसीज। बेटे आरबीसीज में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं मिलता है, ये याद रखना। आरबीसीज जो होते हैं, आरबीसीज में कोई सेल, ये एक बात और, मैच्योर आरबीसी की बात हो रही है। इमैच्योर आरबीसी जब होता है ना, तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है आरबीसी, तब उसमें मेनली रहता है एचबी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहता, ये अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। फिर हालांकि इसके पास ऑक्सीजन खूब होती है, फिर भी आरबीसी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा,
क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसमें, ठीक है। और एक आरबीसी में ये भी याद रखना 252 280 मिलियंस इतने एचबी के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। सो मैच्योर आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, और ये एग जो होता है, एग ओवा जिसको हम बोलते हैं, ओवम, ओवम में भी ये एब्सेंट होता है, ठीक है। स्पर्म में ये पुअरली डेवलप्ड होता है, कुछ एक छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स टाइप होते हैं बस। सो एग स्पर्म में ये पुअरली डेवलप्ड है। अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स, अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स का मतलब है जब जाइगोट बनेगा, ये एग था और ये स्पर्म था, इससे बन गया जाइगोट, और जाइगोट में फिर बनेंगे ब्लास्टोमियर्स, इसमें माइटोसिस शुरू हो जाएगी, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे चलेगा ना डिवीजन। तो जो अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स है इसमें भी ये नहीं होता, ठीक है। एंड सम रेस्टिंग सेल्स, रेस्टिंग सेल्स कौन सी होती है बेटा, वो आप समझिए। रेस्टिंग सेल्स, रेस्टिंग सेल्स वो हैं जो कि इंटरफेज में नहीं है, डिवीजन में नहीं है, जी नोट में है। जो आपको पता है सेल साइकिल में फेज होते हैं, ठीक है। एक है बेटे इंटरफेज, इंटरफेज वो फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, सेल प्रिपेयर्स किसके लिए, डिवीजन के लिए, ठीक है। इंटरफेज होता है ये मेनली 90 to 95% होता है सेल साइकिल, सेल का पार्ट मोस्टली जो टाइम होता है उसका 90-95% इंटरफेज लेता है। और फिर होता है एक एम फेज जिसमें सेल डिवाइड होती है, माइटोसिस या मियोसिस होती है, ठीक है। तो ये इंटरफेज है ना, इस इंटरफेज में भी आगे कई फेज होते हैं जैसे G1, S, G2। इसी इंटरफेज में एक G नोट फेज होता है, G नोट फेज में जो सेल चली गई वो डिवाइड नहीं करेगी, वो रेस्टिंग सेल है। हालांकि ये वापस आ सकती है डिवीजन करने के लिए, लेकिन रेस्टिंग सेल मैं आपको बता रहा हूँ, रेस्टिंग सेल जो कि डिवीजन नहीं करती है, रेस्ट में होती है, जी नॉट फेज में होती है। तो अब यहाँ पर देखिए रेस्टिंग सेल्स में भी ये नॉट फॉर्म्ड होता, नहीं होता। इट इज़ मोर डेवलप्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स, जैसे प्लाज्मा सेल्स में, हिपेटोसाइट्स में, पैंक्रेटिक सेल्स में, मसल सेल्स में ज़्यादा डेवलप होता है। अब ये प्लाज्मा सेल्स जो होती है बेटा वो क्या होती है वो समझिए आप जल्दी से। ये जो होता है ना, ये हमारा बी लिम्फोसाइट है, आपने सुना होगा, एक इम्यून सेल है हमारी बी लिम्फोसाइट, इसके साथ टी भी होता है, टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये बी लिम्फोसाइट जो होता है ना, ये क्या करता है, जब इसके पास कोई एंटीजन लेके आता है, बेटे एंटीजन मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, उसकी प्रोडक्शन स्टिमुलेट करे, वो एंटीजन होता है। और एंटीजन क्या हो सकता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है या फिर एक वायरस है। आजकल कोरोना बहुत चला हुआ है, देखिए एक वायरस है, इस वायरस का ये जो लिपिड है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स है या लिपिड है, उसका कोई एक छोटा सा पार्ट लेके टी लिम्फोसाइट या डेंड्रिटिक सेल्स, ये दो तरह की सेल मेन है जो कि इस पार्ट को लेंगी, कैप्चर करेंगी और बी लिम्फोसाइट के पास जाएंगी। बी लिम्फोसाइट इस एंटीजन को क्या करेगा, इसको पूरा इसके बारे में एनालाइज करेगा इसको, और फिर उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी बनाने से पहले बी लिम्फोसाइट किस में कन्वर्ट होता है, ये है इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल में बी लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट हो जाता है, बड़ी सेल होती है, और फिर ये बनाती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज और स्मॉल प्रोटीन्स ये ब्लड में रिलीज कर देगी। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनी है, इस एंटीजन के। जो एंटीजन किसके ऊपर था, मान लीजिए ये वाला पार्ट था किसका, वायरस का, तो एंटीबॉडी फिर जाकर किस पे अटैक करेंगी, इसी पे अटैक करेंगी जिसके अगेंस्ट वो बनी है, और इसको फिनिश कर देंगी। इस तरीके से हमारा जो है ह्यूमरल या एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा सेल है ना, जो बी लिम्फोसाइट से बनती है, ये प्लाज्मा सेल्स जो होती है ये बहुत एक्टिव होती है। सो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अब याद रखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा फंक्शन है प्रोटीन के उसको पैकेज करने में, उसकी प्रोसेसिंग में, क्योंकि वही प्रोसेसिंग के लिए वेसिकल में उसको भर के और फिर आगे देगा किसको, गोल्जी बॉडी को, ठीक है। तो इसीलिए प्लाज्मा सेल्स में ये एक्टिव होता है। हेपेटोसाइट्स, लीवर, आपको पता है लीवर के अंदर
हमारी जो भी हम ड्रग लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म होता है मोस्टली लीवर के अंदर। या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, कोई ड्रग या फिर अल्कोहल, ये जो सब है। या फिर डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट, जहरीले तत्व, इनको कौन निकालता है, ये सब काम हेपेटोसाइट करते हैं, लीवर। और लीवर में ये काम किसकी हेल्प से किया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से। इसीलिए हेपेटोसाइट्स में ये बहुत डेवलप होता है। पैंक्रियाटिक सेल्स, पैंक्रियाटिक सेल्स क्या बनाती हैं, जैसे अल्फा सेल्स ग्लूकागन बनाती हैं, बीटा सेल्स क्या बनाती हैं, इंसुलिन, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जोड़ के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत एक्टिव होती है पैंक्रियाज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोटीन बन रही है ना, इंसुलिन हो चाहे ग्लूकागन हो, जो अल्फा सेल सीक्रेट करती है, ग्लूकागन बेटा ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा ताकि हमारी बॉडी की ग्लूकोज की नीड कंप्लीट हो सके, अगर हम स्टार्व करते हैं, कुछ दिन भूखे रहते हैं तब। तो पैंक्रियाटिक सेल्स में भी ये बहुत एक्टिव है। मसल सेल्स, जिनको रेगुलर ज़रूरत पड़ती है मसल्स, क्योंकि हम मूवमेंट करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी, ठीक है बेटे। अब हम इसकी बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट्स स्ट्रक्चर इज कंपोज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है, फिर हम इसकी बात करते हैं बेटा, ये देखिए, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ये 3 तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा मेनली। आप देख पा रहे हो इसके अंदर मेनली कौन सा है, रफ में ये सिस्टर्ने टाइप है। वेसिकल जो मैंने आपको बताया फ्रीली मिल जाते हैं, और ट्यूब्यूल्स जो है बेसिकली स्मूथ में ज़्यादा मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसकी जो स्मूथ और रफ टाइप है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ऑल ऑफ दीज हैव ए फ्लूइड फिल्ड ल्यूमन filled with endoplasmic matrix. It is connected to the outer membrane of the nucleus. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जो ग्रीन वाले जो इसका ल्यूमन है, इसके अंदर इसका एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, जो ज़्यादा एक्टिव सेल में ज़्यादा डेंस होगा। ओके बेटे, अब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो लीवर सेल्स होती हैं हेपेटोसाइट्स, वो क्या करती हैं, लीवर सेल्स हो या फिर पैंक्रियास हो, जो ज़्यादा एक्टिव है मेटाबॉलिकली, वो ये काम कैसे करती हैं, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इनके अंदर एंजाइम्स मिलते हैं बेटा। कौन कौन से एंजाइम्स हैं मेनली, वो मैं आपको बता दूं। साइटोक्रोम्स P450, साइटो वर्ड इज फॉर साइटोक्रोम B5, NADH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज, और 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंड पेप्टाइडेजेस, ठीक है। तो ये कुछ एंजाइम्स, इनका फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे साइटोक्रोम ग्रुप जो होता है ना, साइटोक्रोम ग्रुप, इसी का मेन काम होता है केमिकल जो हम लेते हैं, कोई ड्रग लेते हैं, कोई भी ड्रग जैसे कि पैरासीटामोल जो बुखार के लिए ली जाती है, या फिर अल्कोहल कंजप्शन होता है, इनका ब्रेक डाउन होता है ना, जो इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो साइटोक्रोम के थ्रू ही होता है, इन एंजाइम्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। और ऐसे ही जैसे न्यूक्लियोटाइडेजेस है, ये जो न्यूक्लियोटाइडेजेस है ये एक्चुअली इसका काम होता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता होंगे, बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ेंगे आगे। वैसे समझ लीजिए कि एक पेंटोज शुगर है, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कार्बन पे एक नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, 5th कार्बन पे इसके फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था DNA RNA एक्चुअली इसी से बने हुए हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो। और फिर मैंने आपको बताया था कि ATP जो है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो भी एक न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइडेज क्या करता है, ये एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। पेप्टाइडेज, पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं ना, लार्ज पेप्टाइड चेन्स, पेप्टाइड चेन जानते हैं ना आप, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, प्रोटीन भी पॉलीपेप्टाइड होती है। जस्ट हम ये कह देते हैं कि अगर 50 अमाइनो एसिड हैं किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में, देखिए अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, ये आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, और ये एक लॉन्ग चेन बनती है, तो इसलिए बन जाती है पॉलीपेप्टाइड। अगर किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में 50 से कम है अमाइनो एसिड, तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो हम उसे प्रोटीन बोल देते हैं। एक्चुअली प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स ही होती है, ठीक है।
तो पेप्टाइडेज उसका ब्रेक डाउन करता है। इसके पास एक चीज़ और होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है ये, जिसके पास राइबोसोम नहीं है उसके पास बेटा। तो ये क्या करते हैं, इट हैज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज विच कन्वर्ट्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज, अ स्टेप इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है वो समझ लीजिए आप। लीवर क्या करता है बेटा, लीवर में एक फंक्शन है उसका ग्लूकोनियोजेनेसिस। बेटा याद रखना, अगर आप 3-4 दिन खाना नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज था वो फिनिश हो जाता है। इवन जो ग्लाइकोजन था, जो स्टोर्ड ग्लूकोज था, वो ग्लाइकोजन भी जो है ग्लूकागन हार्मोन आके इसको ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज में, और वो भी फिनिश हो जाता है। इसके बाद फैट होता है, और फैट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में। कौन कन्वर्ट करता है, लीवर कर सकता है, ठीक है। या फिर फैट भी अगर ख़त्म हो गया बॉडी से, फिर लास्ट में डाइजेशन होता है प्रोटीन का। कोई अगर 7-8 दिन से ज़्यादा भूखा रहता है तो प्रोटीन डाइजेशन शुरू हो जाता है। प्रोटीन्स के अंदर नाइट्रोजन होती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। अमाइनो एसिड से बना है प्रोटीन और उसमें है नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को रिमूव कर देता है लीवर। एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है डीएमिनेशन, उसके थ्रू, ठीक है बेटा। जब ये नाइट्रोजन रिमूव कर देगा डीएमिनेशन से, जो पार्ट बचेगा ना उसको लीवर कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो एक नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल यानी कि प्रोटीन से जब लीवर ग्लूकोज बनाता है वो कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट्स नॉट ग्लूकोजेनेसिस, इट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन गई तो वो ग्लूकोजेनेसिस है, कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लाइकोजन भी, तो इसी से ग्लूकोज बना दी तो ग्लूकोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जब लीवर काम करता है ना तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम भी प्रेजेंट होता है बच्चों किसके अंदर, मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। स्ट्रक्चर में देखिए, मैंने आपको बताया था सिस्टर्ने flattened sac like structure that lies parallel to each other. These are interconnected by ramps. The metabolically active cells has wider lumen of their ERs, endoplasmic reticulum, cisterna. यानी कि ये जो पार्ट बीच में है ये सिस्टर्ना है पूरा, ये स्टैक्स जो है ये सिस्टर्ना है। सिस्टर्ना के अंदर उसका ल्यूमन है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैट्रिक्स है। ये जो फ्लैटेंड सैक्स है ना, दिस इज सिस्टर्न, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। इसकी बात हो रही है। तो जिस सेल ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, ये जो पार्ट होगा ये ज़्यादा वाइड होगा और ये डेंस होगा इसके अंदर, ये ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया डेंस। ट्यूब्यूल्स की बारी आती है। इट जनरली अकर एट द पेरिफेरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर फाइन ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस। दीज आर मोर कॉमन इन सेल्स एंगेज्ड इन स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये लाइन देखिए, लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में स्टोरेज सिंथेसिस में ज़्यादा होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटे, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सम अकर्स फ्रीली, ठीक है ना। ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखो विदाउट राइबोसोम्स है। ट्यूब्यूलर जो पार्ट है ये ज़्यादातर स्मूथ में मिलता है यहाँ पर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है, इसका मेन काम होता है लिपिड से रिलेटेड, ठीक है। तो इसीलिए ट्यूब्यूल जो है ये मेनली स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में हेल्प करता है, ये ट्यूब्यूल वाला पार्ट जो सेकंड है। और ये फ्रीली भी हो सकते हैं ट्यूब्यूल्स। फिर हम बात करते हैं वेसिकल्स की बेटा। वेसिकल्स आर ओवल राउंड सैक। अगर हम बात करें तो इसको यहाँ पर देखिए आप, ये वेसिकल्स है, ठीक है। ओवल राउंड सैक्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैनी ऑफ दीज अकर्स फ्रीली, ये फ्रीली मिलते हैं। Some are found attached to the other components of the endoplasmic reticulum और pancreatic cells rich in this. Pancreatic cells में ये बहुत होते हैं वेसिकल्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है या फिर ग्लूकागन की जो प्रोडक्शन होती है, तो इसके लिए वहाँ पर ये ज़्यादा एक्टिव होता है। फिर है निसल ग्रैन्यूल्स। ये निसल ग्रैन्यूल्स मैं आपको बता दूँ क्या होते हैं बेटे, आपने देखा होगा, ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ न्यूरॉन्स का, ठीक है।
ये न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, यहाँ पर इसका एंड होता है, ठीक है, टीलोडेंड्रियन, सिनेप्टिक नॉब और ये सब होता है, ठीक है। ये इसका पार्ट है साइटोन। साइटोन में क्या होता है, यहाँ पर खूब सारे फ्रीली बॉडीज मिलते हैं वेसिकल के रूप में, जो कि कहलाते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है, निसल ग्रैन्यूल्स। इनका काम क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन। तो ये वेसिकल्स हैं एक्चुअली, ठीक है, दीज आर निसल ग्रैन्यूल्स। ये एक्चुअल में क्या है, ये वेसिकल्स हैं जो किस में मिलते हैं, निसल ग्रैन्यूल्स मिलते हैं नर्व सेल्स में, यानी कि न्यूरॉन्स में, निसल ग्रैन्यूल्स ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है, ये याद रखना बेटा। इसके बाद माइलॉइड बॉडी होती है रेटिना में, वो भी एक्चुअली वेसिकल ही होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, माइलॉइड बॉडी। माइलॉइड बॉडी कहाँ मिलती है, रेटिना। रेटिना आप जानते हैं ना, रेटिना वो है जो हमारे आई में होती है, इंटरनल लेयर, जहाँ पे विजुअल पिगमेंट्स होते हैं, रोड एंड कोन सेल्स होती हैं, जो रात में भी और दिन में भी देखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो दीज आर माइलॉइड बॉडीज जो रेटिना में मिलती है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, स्ट्रक्चर, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फंक्शन करेंगे कि क्या क्या काम करता है, रफ भी और स्मूथ भी अलग अलग, ठीक है बेटे।